हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक अमेजिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है संभव। हम और हमारी सारी फैकल्टीज़ आपका इस अमेजिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती है। मैं आपकी जूलॉजी फैकल्टी प्रियंका आपको जूलॉजी में कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ प्रैक्टिकल सोचने पे भी मजबूर कर देगी, ताकि आपको नीट में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपको करने आए। देखिए, आपको सबको पता है कि बायोलॉजी जो होता है नीट का सबसे एक हाई वेटेज के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। स्कोरिंग मतलब अगर आपको सबको ध्यान है, स्कोरिंग में मतलब जो आपके नंबर ज़्यादातर जो होते हैं वो बायोलॉजी से डिफाइन होते हैं। और बायोलॉजी में दो तरह की कैटेगरी, एक तो बॉटनी कैटेगरी और एक जूलॉजी कैटेगरी। तो मैं आपकी जूलॉजी फैकल्टी प्रियंका लोहिया आपको इस जूलॉजी में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली डिफाइन करूँगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जूलॉजी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको करना कैसे है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक होगा एनिमल किंगडम, उससे हम स्टार्ट करेंगे। एनिमल किंगडम, आपको सबको पता है कि एनिमल किंगडम सभी किंगडम में से एक तो मोस्ट डेवलप भी होता है, और दूसरा ये हमारे नीट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एनिमल किंगडम से मैक्सिमम मतलब मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में एवरेज 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन तो आप लगा के चलिए कि 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। और इन 3 क्वेश्चन में देखिए 3 से 2 नहीं होगा, 3 से 4 या 5 जरूर हो सकता है। ये अपन एवरेज लेके चल रहे हैं, 4-5 जरूर हो जाएगा, लेकिन 3 तो एवरेज है कि आएंगे ही आएंगे। और नीट में तो 3 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं कट ऑफ के हिसाब से, तो ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, और उसी टॉपिक से अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो 3 क्वेश्चन होंगे, आपको पता है कि एक क्वेश्चन, तो जो एक क्वेश्चन आपके बनेगा वो बनेगा आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके बनेगा नॉन कोऑर्डेट, एंड देन लास्ट आपके बनेगा कोऑर्डेट, ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक्स है आपके इस चैप्टर के, जिससे आपके ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, ये 3 क्वेश्चन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कोऑर्डेट, ऑन कोऑर्डेट, ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं आपके, जिससे आपके एक एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। हाँ, एक एक क्वेश्चन और बन सकता है, 4-5 हो सकते हैं, वो अपन आगे देखेंगे, लेकिन 3 तो आपके हैं ही मिनिमम, इतने तो बनेंगे ही बनेंगे, ये आपके आता है। तो सबसे पहले अपने आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको सबको पता है कि क्लासिफिकेशन आपको सबको ध्यान है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, है ना, अगर अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो इस किंगडम में अपन को पता है कि सभी एनिमल्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में उन ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली किस किस बिहाफ पर बांट रखा है, यानी उनको किस किस बिहाफ पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, उस बिहाफ पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देन आपके आते हैं नॉन कोऑर्डेट एंड कोऑर्डेट। कोऑर्डेट एंड नॉन कोऑर्डेट जो होते हैं, नॉन कोऑर्डेट जो होता है आपका सबसे मेजर पार्ट होता है। इससे आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो बनेगा, दूसरा क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, घुमा के देता है, लेकिन देता आपकी बुक में से ही है, ठीक है। और लास्ट है अपना कोऑर्डेट। कोऑर्डेट वाला चैप्टर यानी कोऑर्डेट वाला जो टॉपिक है आपको तो अच्छे से पता है कि कोऑर्डेट वाला जो टॉपिक है अपना, ये जो होता है आपके, ये भी आपके मेजर टॉपिक है, जिसमें आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अपन आज की सेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं और उनको याद करने का तरीका, यानी याद अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे तो आपको कोऑर्डेट और नॉन कोऑर्डेट्स में जब आप वो टॉपिक्स पढ़ते हो तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि एनिमल किंगडम ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कहीं भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर सेशन में एनिमल किंगडम या बाकी के जितने भी चैप्टर्स होंगे मैं करवाऊंगी, वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही कराऊंगी, यानी एक एक लाइन को मैं आपको डिफाइन करूंगी कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इस सेशन को पढ़ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ अपनी बायोलॉजी में एनिमल किंगडम को ज़रूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ आप उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है, ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किसका, इन एनिमल्स का। अब एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, आपको सबको पता है। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको किन किन बिहाफ पर बांट रखा है, मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली, तो उस बिहाफ पर अपन कैसे कैसे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आपके
कितने टाइप में है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला अपन जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन सिमेट्री। देन अपन पढ़ेंगे अपने पास सीलोम। देन अपन पढ़ेंगे जर्म लेयर, जिसमें अपन पढ़ेंगे अपने डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन अपन पढ़ेंगे सेगमेंटेशन एंड देन लास्ट में अपन पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड। तो ये 6 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी 6 टाइप्स हैं इसके, और इसी में ही ये सबसे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये अच्छे से आ गया, मैं सही बता रही हूँ आपको, कोई भी कॉर्डेट हो नॉन कॉर्डेट हो उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अपन एक एक को अच्छे से देखते हुए एग्जाम्पल भी देखेंगे, और मैं आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगी जो आपकी बुक में है बट इनडायरेक्टली दे रखा है, जो बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म में। देखिए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है। जैसे अभी आपको पता है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि जैसे ह्यूमन से, तो ह्यूमन आपको सबको पता है कि यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर ऑर्गन सिस्टम टाइप के होते हैं। देखिए, ऑर्गन सिस्टम के ये भी अपन अच्छे से अभी देखेंगे, यानी अपन लोग यूकैरियोट और मल्टीसेलुलर है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे एनिमल मल्टीसेलुलर ऑर्गन हो, उनके अंदर हो, और ऑर्गन सारे के साथ मिलके ऑर्गन एक साथ काम करें, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनिमल में ही आते हैं, लेकिन उनमें ऑर्गन नहीं होते, यानी ऑर्गन सिस्टम टाइप का नहीं होता। चलिए मैं आपको एक डिफाइन करके बता देती हूँ। देखिए, जो एनिमल, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो एनिमल किंगडम होते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो होते हैं अपने मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, अब इसी को ही लेकर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है अपने पास। ठीक है, पहले ये एक सेल थी, इसको अपन बोलेंगे यूनिसेल। ठीक है, इससे डिवाइड करा, आपको सबको पता है इससे डिवाइड करेगा। ठीक है, डिवीजन होगा तो बहुत सारी सेल्स बनेंगी, उसको अपन बोलेंगे मल्टी सेल। ठीक है, अब यही सेल्स डिवाइड भी करेंगी आगे जाके, बट यहाँ पर कुछ सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि अपने आप को किसी एक फंक्शन में बांट लेना। देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके है, बहुत सारी सेल्स आपको दिख ही रही होंगी। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टिश्यू लेवल। अब टिश्यू क्या होता है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है टिश्यू में, तो मैं आपको बता, डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक ऐसा टाइप होता है ऑर्गेनिज्म का जिसमें बहुत सारी सेल्स मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकली सेम रहती है, जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे। देखिए, मैं आपको अगर एक सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो मल्टी सेलुलर और टिश्यू जो होता है लेवल, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। मल्टी सेलुलर में सेल्स भी बहुत सारी होंगी और इसमें भी सेल बहुत सारी है, दोनों में दिख रहा है आपको। लेकिन मल्टी सेल में सारी की सारी सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन टिश्यू के अंदर ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि एक सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट करा, तो मान लीजिए इसने 4 सेल बनाए। अब ये चारों सेल सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो अगर आपको किसी की बॉडी में अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले तो वो होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन अपने पास आता है ये टिश्यूज, जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ के एक ही फंक्शन परफॉर्म करें तो फिर आपके आते हैं ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन लेवल। और देन बहुत सारे ऑर्गन मिलकर, एक साथ मिलकर एक ही फंक्शन या एक ही सिस्टम बनाए जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, वो अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म किसी भी एनिमल की बॉडी का। एनिमल ने मैं अगर बोलना चाहूँ तो इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स के साथ साथ जो प्लांट्स वगैरह जो होते हैं वो सब भी इसी बिहाफ पर बटे हुए होते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना है एनिमल के बारे में। तो देखिए, मैंने अभी आपको बोला कि एनिमल किंगडम में ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर होगा जो जिसमें अपन को नहीं पढ़ना है, वो है आपका यूनिसेलुलर। क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल किंगडम में नहीं आते हैं।
अपन जो पढ़ेंगे उसमें नहीं आते, अपन को पढ़ना है यहाँ से। तो मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट जो है वो अपन को यहाँ से पढ़ना है, जिसमें अपन को ये पता लगेगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किन किन जगह पर कैसे कैसे बांट रखे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल होंगे वो बहुत ही कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म या स्पीशी होगी, और ऑर्गन सिस्टम वाले बहुत ज़्यादा हायर डेवलप होगी, जिसमें अपन लोग आते हैं। सबसे लास्ट में ये है तो अपन सब लोग मैमल्स यानी ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैंने आपको ये एक बेसिक बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा टिश्यू और मल्टी सेलुलर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो ध्यान रखिएगा टिश्यू और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे का जो अपना टॉपिक है। ठीक है, तो किस किस बिहाफ पर अपन को ये दे रखा है। तो देखिए, तो जैसे अपन ने बात करा कि एनिमल किंगडम में मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स आते हैं, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, और ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म को किस किस स्ट्रक्चर के बिहाफ पर बांट रखा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आपकी एनसीईआरटी में देखो ध्यान से, तो ये आपकी जो मैंने 4 नाम लिखे थे वही भी यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो आपके दे रखा है, पहला जो दे रखा है आपके सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनिज्म, यानी इनकी जो बॉडी होगी, यानी मतलब समझे आप लोग, कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल सेल से सेल्स होंगी और वो सेल्स अलग अलग तरीके का फंक्शंस करेंगी। समझे, कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। ऐसा नहीं होता एक्चुअली, मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसमें ये सेल्स रखी हैं। अब ये जो सेल्स होंगी वो अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, यानी इनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ये अपना अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो ऐसे टाइप के बॉडी ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि पूछा जाता है कि सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आखिर किस ऑर्गेनिज्म में, किस एनिमल में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये पाया जाता है आपके स्पॉन्जेस में, जो आपकी बुक में हाईलाइट करके दे रखा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पॉन्जेस जो आते हैं वो किस में आते हैं, पोरीफेरा में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस भी होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये बोले तब भी चलेगा और अगर ये बोले तो भी यही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है, स्पॉन्जेस में, और स्पॉन्जेस किस में आते हैं, पोरीफेरा में। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, पोरीफेरा का दूसरा नाम स्पॉन्जेस भी होता है, जो आपकी बुक में हाईलाइट करके दे रखा है। आधे स्टूडेंट्स को ये चीज़ ध्यान नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादातर एग्जाम्पल से पूछ लेते हैं, तो डायरेक्ट वो फाइलम नहीं देते। तो आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ होता है। तो आपको क्लियर हो गया सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी होती है, यानी इसको अपन आप मल्टी सेलुलर भी बोल सकते हो, ओनली मल्टी सेलुलर बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, यानी अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करेगी, जो एक दूसरे की सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना जो दूसरा है अपना, जिसका स्ट्रक्चर के अंदर ही अपना जो दूसरा वाला है वो है अपने पास, ठीक है, टिश्यू लेवल, है ना। टिश्यू लेवल में मैंने अभी आपको बोला, अभी मैंने आपको समझाया था टिश्यू लेवल का क्या होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो सेल्स होती है एक साथ मिलके सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें। ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको बोला कि ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक साथ मिलके क्या करे, अपना फंक्शन क्या करती है, परफॉर्म करती है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ इसमें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल। तो मैं आपको बता दूँ इसमें जो आपके जो सीलन ट्रेट्स होते हैं एंड टीनोफोरा, ठीक है, टीनोफोरा और सिलेंट्रेट जो होते हैं, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, ये किस में आते हैं, टिश्यू लेवल के अंदर आते हैं, जिसमें इनकी जो सेल्स होती है एक साथ मिलकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है टिश्यू लेवल में कौन आते हैं, सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा आते हैं। ठीक है, थर्ड अपना आता है ऑर्गन लेवल। मैं यहाँ पर ऑर्गन लेवल बोल रही हूँ। ऑर्गन लेवल का मतलब है कि बहुत सारे टिश्यू ने ऑर्गन बना लिया है, बट वो ऑर्गन एक साथ मिलकर काम नहीं करते, ध्यान रखिएगा, वो ऑर्गन सिस्टम में आएगा। तो ऑर्गन लेवल यानी ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, वो अपने ऑर्गन लेवल में आता है। और इसका जो एग्जाम्पल है तो आपको ध्यान रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म जो है आपसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होती है वो आपके ऑर्गन लेवल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, लास्ट अपना 4th नंबर पे वो है अपने पास ऑर्गन सिस्टम। तो मैंने आपको बोला
कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो एक हायर डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म स्पीशी में पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके एनिलिडा से। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके एनिलिडा से लेकर आपके लास्ट कॉर्डेटा तक। तो एनिलिडा और कॉर्डेट्स के बीच में जितने भी स्पीशी आती है उन सभी में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये था आपका फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, जिसमें अपन ने ये देखा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किस किस बिहाफ पर बांट रखा है। तो मैंने आपको 4 बताया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मैं आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैंने आपको पहले बोल दिया मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ प्रैक्टिकली आपको वर्क बताऊंगी जहाँ से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। आप आपकी एनसीईआरटी में देखना, इस टॉपिक के जो आपका फ्रंट जो पेज पे दे रखा है उसी में ही आपके ये टॉपिक्स दे रखे हैं, और जो ब्लैक कलर के बोल्ड करके दे रखी है उस पर ज़्यादा गौर करिएगा। इस चैप्टर में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं सिमेट्री, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है अपना सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री क्या होता है, अब देखिए सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री का क्या मतलब है। ठीक है, सिमेट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो दोनों से रिलेटेड है। देखिए, ऑर्गन सिस्टम में आपकी बुक में है ना छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है कि ऑर्गन सिस्टम, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है कि ऑर्गन सिस्टम होती क्या क्या है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऑर्गन सिस्टम में जैसे अभी आपको पता है कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो 6 तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे आपके डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, एंडोक्राइन हो गया, नर्वस हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया। तो ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और इनके बारे में थोड़ा आपको ध्यान है, थोड़ा वो तो हाईलाइट आपको ऊपर से आता है। बुक में आपको 2 तरीके के सिस्टम के बारे में थोड़ा डिफाइन कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देती हूँ, और याद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ एक चीज़, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। देखिए, ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला जो आपको दे रखा है ऑन द बेस, यानी ऑर्गन सिस्टम के अंदर ही आपको एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है कि कौन कौन से सिस्टम आपके होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुक में आपके दे रखे हैं। तो देखिए, जो आपके दे रखा है फर्स्ट, तो आपके दे रखा है बेसिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आपको अगर बुक में अगर आपने देखा हो ध्यान से, तो बुक में आपको ऐसे दे रखा है कि कोई अगर ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा, एक ऐसी कैनाल जिसमें जो फूड होता है वो आपके डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो उस कैनाल को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। देखिए, मेजरली अगर देखा जाए तो डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल में 2 तरीके के पोर्स होते हैं, एक एंटीरियर पोर और एक होता है पोस्टीरियर पोर। एंटीरियर पोर उस बॉडी ऑर्गेनिज्म के हिसाब से वो पोर बोलते हैं जिसमें आप खाने को खाते हो, यानी आप क्या करते हो, इंजेक्शन करते हो। और पोस्टीरियर पोर वो होता है जिसमें आप उस वेस्ट को, यानी फूड जब पच गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो वेस्ट निकला है उसको आप बाहर निकालते हो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कैनाल है। ठीक है, अभी मैंने इसको एलिमेंट्री कैनाल ऐसा बोला, और ये इनकी पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म है ना, एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद 2 ओपनिंग आपको दिख रही है, ये है एंटीरियर ओपनिंग और ये पोस्टीरियर ओपनिंग। तो ऐसी ओपनिंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है जिसमें आप इंजेक्शन करते हो, इंजेक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं, इंजेक्शन का मतलब होता है खाने को खाना, यानी वो ओपनिंग जिससे आप खाने को खाओगे। तो ये वाली ओपनिंग आपकी कहलाती है माउथ। ठीक है, और एक एलिमेंट्री कैनाल की वो ओपनिंग पोस्टीरियर जिससे आप खाने को डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालते हो, यानी यहाँ पर क्या होता है, इजेशन। ठीक है, और इजेशन किस में होता है आपको सबको पता है, किसके तरह होता है, एनस के थ्रू होता है। तो ऐसे बॉडी ऑर्गेनिज्म जिनमें एलिमेंट्री कैनाल के 2 ओपनिंग्स देखने को मिलती है, एक माउथ एंड दूसरा एनस। तो इस टाइप के एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो आपकी बुक में दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। और ज़्यादातर मेजरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर कैसा पाया जाता है, आपके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। ये तो हो गया पहला। तो इस टाइप के जो होता है इसको अपन बोलते हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने पहला पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम में। मैंने अभी आपको बोला कि ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं। बुक में आपके 2 दे रखा है, जिसमें से मैंने आपको पहला बताया, पहले का भी आपका फर्स्ट टॉपिक बता दिया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा देखिए,
दूसरा आपका जो इसी में आपको दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑर्गन सिस्टम में आपको ये इंजेक्शन डाइजेशन वाला तो आपको ध्यान होगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके ऑर्गन सिस्टम में जहाँ से स्टार्ट होता है एनिलिडा से लेकर बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आपके कैसा पाया जाता है, कंप्लीट तरीके का पाया जाता है एलिमेंट्री ग्लैंड। अब बात आती है कि सेकंड भी पाया जाता है। सेकंड आपका होता है आपके जो ऑर्गन सिस्टम में आता है आपके और कंप्लीट के अलावा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें एलिमेंट्री कैनाल की सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट हो और उसी ओपनिंग से वो इंजेक्शन भी करे और इजेशन भी करे, यानी उससे वो खाना भी खाए और अपना वेस्ट भी बाहर निकाले। तो ऐसा बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें एलिमेंट्री कैनाल हो तो सही, लेकिन उस एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट हो और उसी ओपनिंग से वो इजेशन और इंजेक्शन दोनों साथ में करता हो, तो इस टाइप के एलिमेंट्री कैनाल को, ये डाइजेस्ट सिस्टम को अपन इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, और ये किस में पाया जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। मैंने अभी आपको बोला है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपके सारे एक्सेप्शन वाइज दे रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम शो करता है जिसमें एक ही ओपनिंग यानी सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी उसी ओपनिंग के थ्रू ये अपने वेस्ट को भी बाहर निकालती है और खाना भी खाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये वाला कि आपके टॉपिक में आपके दे रखा है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम किसमें पाया जाता है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये मैं आपको सिर्फ फाइलम बता रही हूँ। फाइलम के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं सबसे ज़्यादा आपके एग्जांपल से पूछ लेगा। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो भी एग्जांपल्स होंगे वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। जैसे फैसियोला हो गया, लिवर फ्लूक हो गया आपके, तो वैसे पूछ लेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। तो आपसे डायरेक्ट फाइलम नहीं बोलेगा, इस फाइलम के, आपको फाइलम पता है, फाइलम का एग्जाम्पल बोलेगा वो आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो समझ में आ गया आप सभी को। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा जो आपके दे रखा है, तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। दूसरा आपका जो सिस्टम आपको दे रखा है, जो आप सभी को आता है, वो आपके दूसरा दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। दूसरा आपको दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सबको पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। आपको ये भी ध्यान है कि किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म में उसके बॉडी फ्लूइड को क्या करना, सर्कुलेट करना। और सर्कुलेट करने से क्या होता है कि उसकी बॉडी ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें डिफाइन होती है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम आपके बता रखे हैं। एक तो आपके बता रखा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और दूसरा आपका दे रखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपके दो दे रखा है, ठीक है। क्लोज और ओपन में कंफ्यूजन रहता है बहुत से स्टूडेंट्स को, हालांकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सिंग बता देती हूँ, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बता देती हूँ। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें जो भी उसका बॉडी फ्लूइड होगा वो एक वेसल्स में फ्लो होकर जाए। वेसल्स मतलब जानते हो ना, एक ट्यूब में, है ना, एक वेसल में फ्लो होकर जाए, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता टिश्यूज़ के। और क्लोज में क्या होता है, जो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो डायरेक्ट टिश्यूज़ के अंदर यानी टिश्यूज़ के बीच बीच में से होकर जाता है, यानी एब्सेंस ऑफ वेसल्स होता है और यहाँ पर आपके प्रेजेंस ऑफ वेसल्स होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप इसको याद कैसे करोगे। C फॉर क्लोज, C फॉर कैपिलरी। और आपको सबको पता है कि जो कैपिलरी होती है वो सबसे फाइनेस्ट और थिनेस्ट क्या होती है, आपकी ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें क्या होता है, बॉडी फ्लूइड फ्लो करता है, ठीक है। तो C फॉर क्लोज, C फॉर कैपिलरी। तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में वेसल्स होती है और वेसल्स में आपके कैपिलरी। अब आपको पता है कैपिलरी में वेन भी आ सकता है, आर्टरी भी आ सकती है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया। और ओपन में विदाउट कैपिलरी, जिसमें वो डायरेक्ट टिश्यूज़ में होकर जाता है। तो आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखिए, सभी कॉर्डेट्स में, अगर मैं एक लाइन आपको बोलूँ, बुक में दे रखी है बीच में, ये ध्यान से सुनना। सभी कॉर्डेट्स में, जो कॉर्डेट्स होते हैं, आपको पता है ना कॉर्डेट्स तो क्या होते हैं, जिसमें मतलब मैच्योर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, ठीक है ना। क्या सभी कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ये एक लाइन दे रखी है, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक एक्सेप्शन है इसका। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉर्डेट्स होते हैं एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड बाकी सभी कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए, ऑलमोस्ट ऑल
कॉर्डेट्स एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा और कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेटा भी आता है, ये आपको पता है। तो यूरोकॉर्डेटा में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे नॉर्मली पूछे कि ओपन टाइप सर्कुलेशन विदाउट एक्सेप्शन बताइए, तो आपको मैं बता दूं आर्थ्रोपोडा। नाम तो सुना ही होगा आर्थ्रोपोडा का, आपका दोस्त जो है ये। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा के सभी मेंबर्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विदाउट एक्सेप्शन। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी कॉर्डेट्स में क्या पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आता है एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका भी एक्सेप्शन है और यही खास बात एनिमल किंगडम की, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप अपना ओपन में, और ओपन वाला मैंने आपको बता दिया विदाउट एक्सेप्शन। आर्थ्रोपोडा के सभी मेंबर्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये दो जो टॉपिक्स थे मैंने आपको बताए हैं। देखिए, मैंने आपको फिर बोला है, मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगी, मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगी जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है। ठीक है, वो पढ़ना है जहाँ पे इफेक्टिव आपके क्वेश्चंस आए और अपन उस पर लगा सकें। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आपका जो अपना है सिमेट्री वाला टॉपिक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक भी थोड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? देखिए, सिमेट्री का मतलब होता है कि उस बॉडी ऑर्गेनिज्म, जो भी बॉडी ऑर्गेनिज्म है उसका सिमेट्री मतलब वो किस बिहाफ पर, मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर उसको आप उस बॉडी ऑर्गेनिज्म को आप कट करना चाहते हो, तो क्या वो कट होगी या नहीं होगी, या वो कैसी रहेगी। ठीक है, तो अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिमेट्री होती है वो आपके 3 तरीके की होती है। ठीक है ना, 3 तरीके की होती है, आपको पता है। जो पहली वाली जो सिमेट्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, असिमेट्री। ठीक है ना, इसको पहले लिख देते हैं, फिर अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी होती है अपने पास रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और थर्ड नंबर पे होती है अपने पास बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, ये 3 तरीके की सिमेट्री आपको दे रखी है बुक में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए इसमें पूछते हैं एग्जाम्पल। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ज़्यादातर एग्जाम्पल ही आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल पे ही ध्यान देना है। सिमेट्री में सबसे पहले आता है असिमेट्री। देखो, ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसको आप कहीं से भी कट करो वो इक्वल हाफ में बट ही नहीं सकता। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा है, अब आप, ये इसका सेंटर पॉइंट है, आप इसको सेंटर से कहीं से भी कट करो, ये इक्वल पार्ट में कट होगा ही नहीं। तो ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको सेंटर से अगर आप कट करते हो तो वो इक्वल हाफ में बट ही नहीं सकता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें इस टाइप का सिमेट्री पाया जाता है उसको बोलते हैं असिमेट्री बोलते हैं। असिमेट्री किस में देखने को मिलती है, मैं आपको सबको ध्यान है, स्पॉन्जिस में। मैंने अभी आपको बोला कि स्पॉन्जिस जो होती है वो किस में आती है, पोरीफेरा, यानी पोरीफेरा का नाम ही स्पॉन्जिस है, आप ये बोलो या ये बोलो। तो स्पॉन्जिस जो होते हैं उनकी इर्रेगुलर बॉडी शेप होती है, इसलिए वो असिमेट्री टाइप के होते हैं। कुछ कुछ बच्चों को अमीबा भी याद आ रहा होगा, हाँ बोल सकते हैं अमीबा, बट अमीबा अपने एनिमल किंगडम में नहीं है ना, बोल सकते हैं ये वाला। ठीक है, कि असिमेट्री होता है, लेकिन एनिमल किंगडम में वो है, वो जो अपन को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रेडियल सिमेट्री। देखिए, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, मान लीजिए ये एक बॉडी ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, आप इसको किसी भी एक प्लेन से डिवाइड करो, सेंटर से लेकर जाओ, ये इक्वल हाफ में बटेगा। मतलब आप इसको यूं कट करो, यूं कट करो, यूं कट करो, ये यूं कट करो, आपको हमेशा ये 2 इक्वल हाफ देगा। यानी किसी भी प्लेन से या किसी भी प्लेन से रेडियस से जाती हुई लाइन से आप कट करोगे तो आपको ये इक्वल हाफ देगा। तो आर का मतलब देखो, रेडियल है, रेडियल मतलब किसी भी रेडियस से, ऐसे याद रखो, किसी भी रेडियस से अगर आप एक बार कट करोगे ये आपको इक्वल हाफ देगा। ठीक है, तो इस टाइप की सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, सिलेंट्रेटा एंड टिग्नोफोरा में। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, सिलेंट्रेटा एंड टिग्नोफोरा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिलेंट्रेटा एंड टिग्नोफोरा के अंदर
ये आपके पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपके बाइलेटरल। देखिए बाइलेटरल का मतलब होता है सिर्फ एक बार में। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन मान लीजिए कुछ ऐसे टाइप का है। इसका मतलब है कि सिर्फ आप इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, आप इसको सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हो, या तो यूं कट करो या तो यूं कट करो। मैं यहाँ से कट करूँगी, ह्यूमन है तो अपन यहाँ से कट करेंगे। तो ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो बाइलेटरल होती है। इसका मतलब क्या होता है, आप सिर्फ एक ही प्लेन से इसको इक्वल हाफ में बांट सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसी बॉडी को ऐसे कट करूँ तो नहीं, ये आपको इक्वल हाफ नहीं देगा। मैं आपको बता दूँ, सिर्फ आप एक ही बॉडी ऑर्गेनिज्म, एक ही बॉडी प्लेन से आप इसको कट करके दो इक्वल हाफ में बना सकते हो। तो ये आपको, तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। रेडियल में आप किसी भी प्लेन से कट करो, कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियल में किसी भी प्लेन से, किसी भी रेडियस से कट करो, वो इक्वल हाफ देगा आपको। बट इसमें आपको उस ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही प्लेन से इक्वल हाफ मिलेगा। अगर आप दूसरे देखोगे तो आपको अनइक्वल मिलेगा। तो ह्यूमन की बॉडी को अगर अपन सीधा कट करेंगे तो ही आपको वो इक्वल हाफ देगा, वरना नहीं देगा। तो ये होते हैं बायलेटरल सिमेट्री। और बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में होती है, जो इनके बाद वालों में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी ऑर्गेनिज्म बाद में आते हैं, जैसे आपके एनिलिडा से, यानी एस्के एल्मंथिस से लेकर, है ना, एस्के एल्मंथिस से लेकर कॉर्डेटा के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके बायलेटरल में आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं विद एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बताया सिमेट्री बेसिक क्लासेस में सेकंड टॉपिक है आपका सिमेट्री। सिमेट्री में आपके तीन आते हैं, असिमेट्री, रेडियल और बायलेटरल। तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट आना चाहिए, विथ एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं तीसरा। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए ये अपन उल्टे से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एनसीईआरटी भी यहाँ पर करना है तो मैं वैसे करवा दूँ। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अब जर्म लेयर क्या होती है, बहुत से बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म में उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज जानते हैं ना, जब वो मतलब वो बेबी नहीं बनता, मतलब पूरी तरह से एडल्ट नहीं होता, तो एम्ब्रियो जब बनता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसमें 3 तरीके की जर्म लेयर बनती है। ठीक है, 3 तरीके के, नाम तो सुना ही है आपने, ठीक है ना, 3 तरीके की जर्म लेयर बनती है। ठीक है, सबसे पहले होती है अपने पास, अपन आउटर से इनर लें तो ऐसे देख लीजिए, इनर से आउटर, तो अपन आउटर से होती है अपने पास एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होते हैं, एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, यानी आउटर जर्म लेयर। ठीक है, मिडल यानी जो बीच में आती है वो होती है अपने पास मीजोडर्म। ठीक है, मीजो का मतलब होता है मिडल, यानी जो बीच में होती है। ठीक है, और सबसे इनर वाली जो होती है ये होती है आपके मिडल। ठीक है, और जो इनर वाली होती है उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, एंडो मतलब होता है इनर, सबसे अंदर वाली जो जर्म लेयर होती है। तो ये 3 जर्म लेयर बनती है। किन्हीं ऑर्गेनिज्म में, किस किस ऑर्गेनिज्म में, सब में पूरी तो नहीं बनती। देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये तीनों बनती है, जिनमें ये आपको तीनों दिखेंगी। जिन ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको तीनों जर्म लेयर दिखती है, उन ऑर्गेनिजम्स को अपन कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही दिखे, मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म के अलावा कोई और होती है, तो अभी अपन बात करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ आपको 2 ही जर्म लेयर दिखे, तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, पहला है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल 3 जर्म लेयर प्रेजेंट। ठीक है, और दूसरा है डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसमें ओनली एंडो एंड एक्टो प्रेजेंट। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, आप समझ गए।
लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो अपन बात करेंगे अभी, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर ये दो होती है, लेकिन इन दोनों जर्म लेयर के बीच में एक टेम्पररी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परमानेंट नहीं रहती, वो बाद में जाके चेंज हो जाती है मीजोडर्म में। तो एक टेम्पररी जर्म लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं मीजेनकाइमा या मीजोग्लिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर बिटवीन, मैं यहाँ ना लिख के वहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा हो जाएगा। देखिए, बिटवीन एंडो एंड एक्टो देयर इज अ टेम्पररी germ layer is called मीजोग्लिया। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टेम्पररी है, टेम्पररी ऑब्वियसली पर टेम्पररी होगी, अगर परमानेंट होती तो गायब नहीं होती। तो ये टेम्पररी जर्म लेयर होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसी ऑर्गेनिज्म या ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हो, और डिप्लोब्लास्टिक वो होता है जिसमें केवल दो ही प्रेजेंट होते, दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जर्म लेयर के बीच में एक टेम्पररी जर्म लेयर होती है जिसका नाम है मीजोग्लिया। देखिए, मैंने अभी आपको बोला मीजो मतलब क्या होता है, मिडल, तो इन दोनों के बीच में एक टेम्पररी जर्म लेयर होती है जिसका नाम है मीजोग्लिया, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं डिप्लोब्लास्टिक के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं अपने स्पॉन्जेस, ठीक है, सिलेंट्रेटा, ठीक है, एंड टीनोफोरा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि स्पॉन्जेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके पूछा जाता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल्स, यानी मैं आपको फिर बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर फाइलम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर आपको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का जो अपने पास एग्जाम्पल्स होता है, इनके अलावा बाकी सारे, यानी प्लेटी हेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा के अंदर क्या पाए जाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। मैं जैसे आपको जैसे ये अपना ब्लेसिव क्लासिफिकेशन हो जाता है, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि किस बिहाफ पर अपन इसको बांटना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना है सीलोम वाला। तो देखिए, फटाफट अपन इसको कंप्लीट करके अपना मेन टॉपिक पर आएंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फोर्थ सीलोम, ठीक है। देखिए, सीलोम क्या होता है, आपको पता है ये एक तरीके की बॉडी कैविटी होती है, मैं लिख देती हूँ, है ना, बॉडी कैविटी होती है, सबको आना है। बॉडी कैविटी यानी बॉडी में एक तरीके की कैविटी होती है जिसको अपन सीलोम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो सीलोम होती है इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सीलोम के दो फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो पहला, मैंने फंक्शन बता देती हूँ, फिर इसको अपन क्लासिफाइड करेंगे। पहला है कि ये एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब समझ है कि डैमेज होने से बचाता है, नहीं, ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है। अपन लोग, अपनी जो बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अब अपन को कहीं से भी शॉक लग सकता है, कैसे भी लग सकता है, तो एब्जॉर्बर का काम करता है। एब्जॉर्बर तो जानते हो ना आप लोग कि शॉक को उस ऑर्गन तक पहुँचने नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा है एकोमोडेशन करना, एकोमोडेशन करना, ठीक है ना। देखिए, ये अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि सीलोम आगे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि मैम सीलोम का आखिर फंक्शन क्या होता है, क्यों होता है सीलोम। तो आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सीलोम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। भले वो बड़ी हो छोटी हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होती ज़रूर है ना। तो अपन देखते हैं किस किस में होती, किस में नहीं होती, ठीक है। तो देखिए, जो सीलोम होती है वो आपकी तीन तरीके से बांट रखा है, ठीक है। पहला जो है आपके असीलोमेट। असीलोमेट क्या होता है, ए फॉर एब्सेंट समझ गए होंगे आप, यानी ऐसी बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम एब्सेंट होता है, यानी जिसमें क्या होता है कि जो सीलोम होते हैं वो कैसे होते हैं, असीलोमेट मतलब ऐसे बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें सीलोम क्या होती है, एब्सेंट होती है ना, एब्सेंट सीलोम, यानी उनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं देखने को मिलती। एग्जाम्पल अपन एक साथ करेंगे तीनों के, ठीक है। दूसरा है अपने पास सूडोसीलोमेट। सूडोसीलोमेट
मेट, ठीक है ना। देखिए सूडो शब्द कहीं पर भी आ जाए बायोलॉजी में, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सूडो का मतलब होता है नकली, है ना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सूडो का मतलब क्या होता है, नकली। यानी इस टाइप के सिलोमेट्स में आपको क्या दिखेगा, पाउचेस यानी मीजोडर्म जो होंगी, मीजोडर्म है ना, के पाउचेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आप बुक में ध्यान से देखें तो आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं, 3 में से जो बीच वाला है आपको, जिसमें आपके एक्टो और एंडो के बीच में आपको मीजोडर्म की जो लेयर है वो पाउचेस के रूप में दिख रही है। तो इस तरीके का अगर बॉडी ऑर्गेनिज्म किसी में है जिसमें जो मीजोडर्म होती है पाउचेस के रूप में होती है, वो आपके सूडो सिलोमेट्स होती है, ठीक है। सूडो का मतलब मैंने आपको फिर बोल दिया, इसका मतलब होता है नकली, यानी बोलते ना अपन को दूर से तो दिख रही है वो चीज़ लेकिन एक्चुअली में है नहीं, है ना, दूर से तो दिखती है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। तो इस तरीके की बॉडी ऑर्गेनिज्म को सूडो सिलोमेट बोलते हैं, जिसमें लेयर दिखती तो नहीं, सीलोम होती तो है लेकिन एक्चुअली में वो होती नहीं है, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पाउचेस होते किसके, मीजोडर्म की। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मीजोडर्म के पाउचेस किस तरीके की सिलोमेट यानी सिलोमेट में पाया जाता है, तो आपका सूडो सिलोमेट में पाया जाता है। एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं इनका। और लास्ट अपने पास सिलोमेट जिसको अपन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है। ट्रू सीलोम मतलब एक्चुअली में सीलोम देखने को मिलेगी, आप जो देख रहे हो एक्चुअली में वो होगी भी, यानी इनको ट्रू सीलोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, ट्रू सीलोम भी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीलोमेट्स कौन होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपको ट्रू सीलोम यानी आपको वो एक्चुअली में ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए असीलोमेट मैं आपको बता दूं, देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपको बता दूं असीलोमेट जो होता है वो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में असीलोमेट्स पाया जाता है, ठीक है। सूडो सिलोमेट में जो सूडो सिलोमेट होते हैं वो किसमें पाया जाता है, एस्कीहेल्मिन्थेस में, एस्कीहेल्मिन्थेस में, ठीक है। और जो सिलोमेट्स होते हैं वो आपको पता है, मैंने अभी आपको बोला कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में सिलोमेट्स ही होते हैं। तो ये किस में होता है आपके, एनिलिडा हो गया, ठीक है, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले मैं फिर बोल रही हूँ, आपके कोई सा भी टॉपिक हो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो असिलोमेट जो होते हैं जिनमें एब्सेंट होती है सीलोम, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सूडो में एस्कीहेल्मिन्थेस। अब याद कैसे रहोगे, जैसे मैंने याद रखा, देखिए ए फॉर एब्सेंट, ठीक है। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, है ना। देखिए मैंने जैसे याद रखा, ए फॉर एस्कीहेल्मिन्थेस, ए फॉर एस्कीहेल्मिन्थेस बोला और पी फॉर प्लेटीहेल्मिन्थेस बोला, आप इसको इन्वर्स कर देना, ठीक है। देखिए आपको अगर एक ट्रिक से आपको याद अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको बाकी की भी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ए का क्या होता है, ए सिलोमेट है तो एस्कीहेल्मिन्थेस उसका उल्टा हो जाएगा, पी वाले का हो जाएगा। सूडो मतलब पी आ रहा है, पी का मतलब प्लेटी में इसका उल्टा कर देना ये वाला। और बाकी के जो एनिमल्स बचे वो आपके एनिलिडा से ले कॉर्डेटा के आपके सिलोमेट्स में पाई जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सीलोम वाला भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया आप